आवाम महंगाई के ताबड़तोड़ हमलों के लिए हो जाए तैयार। हुकूमत ने ज़िमनी मालियाती बिल पेश करके कौम को कर दिया यलगार। लग्जरी अशिया समेत शादी हॉल, होटल, सीमेंट पर टैक्सों में इजाफा। IMF की कड़ी शराइत ने महंगाई का नया तूफान खड़ा कर दिया। मिनी बजट में फिजाई टिकट्स पर एडवांस टैक्स आई। मशरूबात की रिटेल प्राइस पर भी 10% टैक्स लगाया गया। सीमेंट पर 50 पैसे फी किलो टैक्स में इजाफे की तजवीज दी गई। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए किलो करने की तजवीज। वजीर खजाना इसाफ डार कहते हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में GDP में 112 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। सिलेक्टेड हुकूमत की वजह से मईशत नीचे की तरफ आई। इमरान खान हुकूमत ने IMF से मुआहदा किया था। जिन्होंने मुआहदा नहीं पढ़ा वो जरूर पढ़े। इमरान खान ने अपने ही किए मुआहदे से इनहराफ किया। हमारी हुकूमत ने IMF प्रोग्राम को बहाल कराया। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी पेश। वजीर खजाना इसहाक डार बजट पेश करते कंफ्यूजन का शिकार हुए। फाइनेंस बिल पेश करने के बजाय मुअत्तल तहरीक पढ़ते रहे। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुजाहमत की कोशिश। अपोजिशन के सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट डाइस का घेराव करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान ने फाइनेंस बिल की कापियां फाड़ दी। शोर शराबे पर सेनेट इजलास जुमा की सुबह तक मुलतवी। PDM की हुकूमत ने आवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ में मुब्तला कर दिया। आए रोज दर पे दर महंगाई के हमलों से आम शहरियों का जीना महाल। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एक और बम गिरने को तैयार। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 32 रुपए फी लीटर इजाफे का फैसला। कल बकायदा ऐलान मुतवक्के। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में भी 10 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। IMF मुआहदे के बाद महंगाई मजीद होगी। IMF मुआहदे के बाद मुल्क ठीक नहीं होगा। कोई खुशफहमी में न रहे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा जब से हमारी हुकूमत हटाई गई तब से कह रहा हूँ इलेक्शन कराए जाए। इलेक्शन के अलावा और कोई हल नहीं। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क आज श्रीलंका की स्टेज पर पहुँच गया। PDM वाले 4 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर महंगाई मार्च करते थे। अब महंगाई के खिलाफ बोलने वाले कहाँ है? हुकूमत की नाअहली की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। हिफाजती जमानत। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को एम्बुलेंस में लाने का हुक्म दे दिया। अदालत का बगैर पेश हुए जमानत देने से इनकार। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत वापस लेने का फैसला। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से जमानत मुस्तरद होने के बाद इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत की। अदालत ने केस की मजीद समाअत सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में महंगाई मौशी बहरान की वजह से है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा मुल्क में ये मौशी बहरान सिर्फ PDM की अहमकाना पॉलिसियों का नतीजा है। मौशी बिगाड़ इतना बढ़ गया है कि अब पूरी कौम को शदीद मुश्किल वक्त का सामना है। गुज़िश्ता 10 माह से अरबाब इख्तियार की तवज्जो NRO2 और तहरीक इंसाफ को फिक्स करने पर रही। यहाँ अभी महंगाई के और भी इम्तिहान है। इलेक्शन कमिश्नर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आइन से इनहराफ करके पछताएंगे। साबिक वजीर खजाना सद उमर कहते हैं आइन से इनहराफ किया तो कभी न कभी कानून की गिरफ्त में आना है। इलेक्शन कमीशन एक सियासी फरीक है। वो एक गैर जानिबदार इदारे के तौर पर काम नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको आगाह करें कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने ज़िमनी मालियाती बिल ऐवान में पेश कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास में शरीक नहीं हुए। कौमी असम्बली में पेश किए गए फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 में मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई। शादी हॉल्स और होटल्स, कमर्शियल लाइन्स, मार्की और क्लब पर एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़। मोबाइल फोन्स पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ शामिल की गई है। मिनी बजट में फिजाई टिकट्स पर एडवांस टैक्स आयद, मशरूबात की रिटेल प्राइस पर भी 10% टैक्स लगाया गया है। सीमेंट पर 50 पैसे फी किलो टैक्स में इजाफे की तजवीज दे दी गई है, जिससे सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए किलो करने की तजवीज दी गई है। ऐवान में गुफ्तगू का आगाज करते हुए इसहाक डार ने कहा कि ज़िमनी मालियाती बिल पर ऐवान को एतमाद में लेना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून के दौर में GDP में $112 अरब का इजाफा हुआ। सिलेक्टेड हुकूमत की वजह से मईशत नीचे की तरफ आई। PTI के 4 साल दौर में GDP में $36 अरब का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौर में $1,398 फी कस आमदन थी। माशी तंजली की वजूहात जानने के लिए कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए। आज पूरी कौम भारी कीमत अदा कर रही है। मौजूदा हुकूमत को बीमार मईशत मिली। PTI दौर में कर्जा 24,000 अरब रुपए से बढ़ाकर 44,000 अरब रुपए हो गया। मुस्लिम लीग नून के दौर में खाने पीने की अशिया की महंगाई 2% थी। इसहाक डार ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जब मईशत को संभाला तो नागहानी सैलाब की आफत ने घेर लिया। वजारत मनसूबाबंदी और आलमी इदारों के मुताबिक सैलाब के बायस $30 अरब नुकसान का तखमीना लगाया गया है। सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियां फूट पड़ी और कपास समेत अहम फसलें तबाह हो गयी। उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया था। जिन्होंने मुआहिदा नहीं पढ़ा वो जरूर पढ़ें। इमरान खान ने अपने ही किए मुआहिदे से इनहराफ किया, जिसके नतीजे में IMF प्रोग्राम तातुल का शिकार हुआ। IMF से मुआहिदा एक हुकूमत नहीं, रियासत का मुआहिदा होता है। हमारी हुकूमत ने IMF प्रोग्राम को बहाल कराया। उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया था। जिन्होंने मुआहिदा नहीं पढ़ा वो जरूर पढ़ें। इमरान खान ने अपने ही किए मुआहिदे से इनहराफ किया, जिसके नतीजे में IMF प्रोग्राम तातुल का शिकार हुआ। IMF से मुआहिदा एक हुकूमत नहीं, रियासत का मुआहिदा होता है। हमारी हुकूमत ने IMF प्रोग्राम को बहाल कराया। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी पेश कर दिया गया। वजीर खजाना ने बजट दस्तावेज पेश की। इसी दौरान इसहाक डार कंफ्यूजन का शिकार हुए। वो फाइनेंस बिल पेश करने की बजाय मुअत्तल तहरीक पढ़ते रहे। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से बजट दस्तावेजात पेश करने के दौरान हुकूमत को सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। अपोजिशन के सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट डाइस का घेराव करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर अपोजिशन अरकान ने फाइनेंस बिल की कापियां तक फाड़ डाली। शोर शराबे के दौरान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपोजिशन अरकान से बजट पर सिफारिशात मांग ली। फाइनेंस बिल सिफारिशात के लिए कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद सेनेट इजलास जुमे की सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 32 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इंदिया दे दिया है, जो कल जुमेरात 16 फरवरी से मुतवक्के है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में भी 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा रहा है। इस तरह यह मजमूई इजाफा 50 रुपए फी लीटर हो जाएगा। इसकी बुनियादी वजह डॉलर की शरह मुबादला में बढ़ती हुई बेकाबू कदर बताई जा रही है, जो तकरीबन 272 रुपए का हो गया। मुतल्लिका हुकाम और सनती ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 12.8% इजाफे के साथ 281.87 रुपए और डीजल की 12.8% इजाफे के साथ 262.8 रुपए से बढ़कर 295.64 रुपए फी लीटर हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 32 रुपए फी लीटर इजाफे के जरिए महंगाई का बम गिराने का फैसला कर लिया, जो कल जुमेरात 16 फरवरी से मुतवक्के है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में भी 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा रहा है। इसी तरह ये मजमूई इजाफा 50 रुपए फी लीटर हो जाएगा। इसकी बुनियादी वजह डॉलर की शरह मुबादला में बढ़ती हुई बेकाबू कदर बताई जा रही है, जो तकरीबन 272 रुपए का हो गया। मुतल्लिका हुकाम और सनती ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 12.8% इजाफे के बाद 281.87 रुपए और डीजल की 12.8% इजाफे के साथ 262.8 रुपए से बढ़कर 295.64 रुपए फी लीटर हो जाएगी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि IMF मुआहदे के बाद महंगाई मजीद होगी, जिसमें सिर्फ गरीब पिसेंगे। मनी बजट के बाद महंगाई का बोझ मजीद बढ़ेगा। जब से हमारी हुकूमत हटाई गई तब से कह रहा हूँ इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क आज श्रीलंका की स्टेज पर पहुंच गया है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये जो सारे 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए हैं, इनके एवनसील अपार्टमेंट और इनके मेफेयर में और बड़ी बड़ी गाड़ियां और वन हाइट पार्क और ये जो बाहर होटल खरीदे हुए हैं और इन्होंने बेनामी चीजें खरीदी हुई हैं, बाहर बैंकों में ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे रखे हुए हैं। कौम के लिए 90 रुपए उनकी दौलत में कमी अगर रुपए में पड़े हुए हैं और इनके बाहर पैसे में 90 रुपए इजाफा हो गया। पाकिस्तान के मुकाबले में इनके पैसे में 90 रुपए ज्यादा अमीर हो गए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इन्होंने आते साथ ही कभी कोई परवाह नहीं की कि क्या इन्होंने अगर इनको साजिश के तहत बैठा ही दिया था क्योंकि इमरान खान मुल्क तबाह कर रहा था, तो इन्होंने आके कोई रोड मैप देना था कि हमने मुल्क को कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये तो बड़े तजर्बाकार थे। हम तो जी इसाक डार ने कहा मैं रुपए को $200 को नीचे लेके आऊंगा, मैं IMF को सामने ये कर दूंगा, बड़ी बढ़ के मारी, मैं तजर्बाकार हूं। आज ये बताएं कि इन्होंने मुल्क से क्या किया, और जो इनके हैंडलर लेके आए थे उनसे जरा पूछें कि आपने ये मुल्क से क्या किया। कौन जवाब दे? आज जो अभी ये जो शुरुआत है, अभी ये जो 90 रुपए डॉलर के जो गिरा है, जो रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, अभी इसकी मजीद महंगाई आनी है। जो एक टाइम, थोड़ी टाइम के बाद जब आपका रुपया गिरता है तो जो बाहर से चीजें लेके आते हैं वो टाइम के बगैर बाद महंगी होनी शुरू होती है। तो ना तो इन्होंने कोई तैयारी की, नाहली इनकी ये है कि इन्होंने गलत फैसले कर करके मुल्क को आज यहां पहुंचा दिया है कि इस तरह का बजट लाना पड़ा। और कोशिश कर रहे थे कि आरिफ अलवी के ऊपर जरा बोझ डाले। पार्लियामेंट में भी नहीं चाहते थे कि डिबेट हो इसके ऊपर, उससे कहते थे ऑर्डिनेंस साइन करो ताकि ये बच जाए कि पार्लियामेंट में इनके अपने लोग क्या, ये जो बजट लेके आ रहे हैं वो क्या बोलेंगे इसके ऊपर। कौम के ऊपर सारा बोझ, खुद अपनी करप्शन के केसेस माफ, और कोई आगे रास्ता भी नहीं है, रोड मैप भी नहीं है। मैं आखिर में यही बात करना चाहता हूं कि जो भी इनके बैकर्स हैं ये समझ जाएं कि इनके पास कोई अगला आगे का रास्ता नहीं है। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप IMF के डॉलर्स आ जाएंगे, तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। थोड़ी देर का थोड़ा सा आराम आएगा, लेकिन कैंसर जब तक काट के निकाली ना जाए, ये कैंसर फैलती जाएगी, ये कर्जे बढ़ते जाएंगे, आमदनी सुकड़ती जा रही है। हमारी रेमिटेंसेस जो हमारे दौर में 17% इंक्रीज कर रही थी, हमारी रेमिटेंस में 17% इजाफा हो रहा था, जो 31 अरब पे पहुंच गई थी, वो उनमें अब 11% कमी आ गई है। तो पहले तो इजाफा खत्म हुआ और फिर 11% कमी आ गई है, यानी जो डॉलर्स आने थे रेमिटेंसेस से वो कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं हमारी। तो हमारे पास तो जो आमदनी है वो तो सुकड़ती जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि तो कर्जे ही लिए ना IMF से। और हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि और भी। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एम्बुलेंस में लाने का हुक्म दे दिया और बगैर पेश हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से जमानत मुस्तरद होने के बाद इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत की। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने कहा कि सिक्योरिटी का मसला होगा। इस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस भेज कर बुलवा लेते हैं, कानून के तहत हिफाजती जमानत के लिए मुलजिम की अदालत पेशी लाजमी है। आप कहें तो IG पंजाब से सिक्योरिटी का कह देते हैं। वकील इमरान खान ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक चलना फिरना मुश्किल है। इमरान खान मुतलका अदालत में पेश होना चाहते हैं। मेडिकल के मुताबिक
3 हफ्ते तक इमरान खान चल फिर नहीं सकते, लिहाजा मेडिकल ग्राउंड पर हिफाजती जमानत दे दें। अदालत ने इस्तफसार किया कि हिफाजती जमानत का कानून क्या है। हिफाजती जमानत में मुल्जिम की पेशी जरूरी है, ज्यादा मसला है तो एम्बुलेंस में आ जाए, कानून सबके लिए बराबर है। असूली तौर पर मुझे ये दरख्वास्त खारिज कर देनी चाहिए, लेकिन रायत दे रहा हूँ। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि लाना है तो 8 बजे तक ले आए, मैं देर तक काम करता हूँ। बाद इज़ा अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। कबल इस्लामाबाद की सदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत मुस्तरद होने के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। इमरान खान की जानिब से हिफाजती दरख्वास्त से जमानत में मौकफ इख्तियार किया गया कि सियासी मुखालफत पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। सेक्रेटरीट पुलिस इस्लामाबाद ने बिला जवाज और झूठा मुकदमा दर्ज किया। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुल्क का साबिक वजीर आजम रहा हूं और ऐसा संगीन जुर्म करने का सोच भी नहीं सकता। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा मुनासिब फॉर्म से रजू करने के लिए हिफाजती जमानत दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई मुआशी बहरान की वजह से है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि मुल्क में ये मुआशी बहरान सिर्फ पीडीएम की अहमकाना पॉलिसियों का नतीजा है। मुआशी बिगाड़ इतना बढ़ गया है कि अब पूरी कौम को शदीद मुश्किल वक्त का सामना है। अफसोस के गुज़िश्ता 10 माह से अरबाब इख्तियार की तवज्जो NRO 2 और तहरीक इंसाफ को फिक्स करने पर ही रही। अपने ट्वीट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने मजीद कहा कि यहाँ अभी महंगाई के और भी इम्तिहान है। तेजी से और बड़े पैमाने पर रुपए की बेकदरी, तवानाई की कीमतों में इजाफा, सप्लाई चेन में रुकावटें और नए टैक्स की मुमकिना तौर पर CPI वजह से 40% तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से हमें नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई का सामना करना पड़ेगा। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आइन से इनहराफ करके पछताएंगे। आइन से इनहराफ किया तो कभी न कभी कानून की गिरफ्त में आना होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक सियासी फरीक है, वो एक गैर जानिबदार इदारे के तौर पर काम नहीं कर रहा। हमने इलेक्शन कमीशन पर जो तनकीद की है इस पर आज भी खड़े हैं। उन्होंने पाकिस्तान में सियासी बहरान पैदा किया, सियासी बहरान की वजह से मुआशी बहरान पैदा किया गया। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आइन से इनहराफ करके पछताएंगे। आइन से इनहराफ किया तो कभी न कभी कानून की गिरफ्त में आना है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक सियासी फरीक है, वो एक गैर जानिबदार इदारे के तौर पर काम नहीं कर रहा। हमने इलेक्शन कमीशन पर जो तनकीद की है उस पर आज भी खड़े हैं। उन्होंने पाकिस्तान में सियासी बहरान पैदा किया, सियासी बहरान की वजह से मुआशी बहरान पैदा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हैरान हूँ, मरियम नवाज के बयानात पर किसी इदारे का एक्शन नजर नहीं आया। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज इदारों को खुलेआम धमकियां दे रही हैं। इस वक्त इनके बयानात पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हमारे खिलाफ झूठी सी बातें पर नोटिस लिया जाता है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकी तो अदालतें बेवकत हो जाएगी। ये अदालत के लिए टेस्ट केस है। इदारों और सियासी जमातों को एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है। इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों को तय करना होगा कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। इसी हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हैरान हूं, मरियम नवाज के बयानात पर किसी इदारे का एक्शन नजर नहीं आया। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज अदारों को खुलेआम धमकियां दे रही है। इस वक्त उनके बयानात पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हमारे खिलाफ छोटी सी बात पर नोटिस ले लिया जाता है।
انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ حکم پر عمل درآمد نہیں کرا سکی تو عدالتیں بے وقت ہو جائیں گی. یہ عدالت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. ادارے اور سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کو طے کرنا ہوگا کہ پاکستان کو کیسے آگے لے کر جانا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ ہماری رائے ہے قومی اور صوبائی الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. اپنے ایک بیان میں لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر عمران خان ہارا تو ہم پر الزام لگائے گا کہ نگران سیٹ اپ نہیں تھا اس لیے میں ہارا. الیکشن کمیشن کو بہتر فیصلہ کرنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ نیا الیکشن استحکام کا باعث بننا چاہیے نہ کہ نئے دھرنے اور افراتفری کا. عمران خان کو ٹہریان کیس میں نااہل ہونا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. جی بالکل، آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ ہماری رائے ہے قومی اور صوبائی الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. اپنے ایک بیان میں لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر عمران خان ہارا تو ہم پر الزام لگائے گا کہ نگران سیٹ اپ نہیں تھا اسی لیے ہارا. الیکشن کمیشن کو بہتر فیصلہ کرنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ نیا الیکشن استحکام کا باعث بننا چاہیے نہ کہ نئے دھرنے اور افراتفری کا. عمران خان کو ٹہرانا کیس میں نااہل ہونا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی. جسٹس جواد حسن نے عدالت احکامات کے باوجود پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی. دوران سماعت جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دینے کا اظہر صاحب آپ کی درخواست اتنی جلدی لگ کیسے جاتی ہے؟ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ کو عدالتوں پر اعتماد نہیں رہا؟ عدالت نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن اور گورنر کے وکیل کہاں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نے کوئی اپیل دائر کی ہے؟ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ عدالت نے اپنا کام کر دیا ہے. اب عدالت انتظار کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے. درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز جاری کی ہے. گورنر نے تاریخ دینے سے انکار کیا ہے. اسی حوالے سے آپ کو ایک بار پھر آگاہ کر دیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے. جسٹس جواد حسن نے عدالتی احکامات کے باوجود پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی. دوران سماعت جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ اظہر صاحب آپ کی درخواست اتنی جلدی لگ کیسے جاتی ہے؟ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ کو عدالتوں پر اعتماد نہیں؟ عدالت نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن اور گورنر کے وکیل کہاں ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن نے کوئی اپیل دائر کی ہے؟ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ عدالت نے اپنا کام کر دیا ہے. اب عدالت انتظار کر رہی ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز جاری کی ہے. گورنر نے تاریخ دینے سے انکار کیا ہے. ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی رافیل ماریانا گروسی آج سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رافیل ماریانا گروسی 15 سے 16 فروری تک 2 روزہ دورے کے دوران ڈی جی آئی AEA سے اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کریں گے. وہ دورے کے دوران جوہری ٹیکنالوجی سے کام لینے والے مختلف اداروں کے دورے کریں گے. ترجمان کے مطابق ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی کے دورے کے دوران صحت، زراعت، صنعت اور بجلی کی پیداوار کے شعبوں کے حوالے سے بات چیت ہوگی. دورہ سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کے شعبے میں جاری تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا مواقع فراہم کرے گا. امریکی کرنسی کا اتار چڑھاؤ جاری ہے. امریکی ڈالر تسلسل کے ساتھ نیچے آ رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ ہوا. آج صبح کاروبار کے آغاز میں ہی ڈالر مزید سستا ہوا. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 34 پیسے سستا ہونے کے بعد 266 روپے کا ہو گیا. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج صبح کاروبار کا منفی آغاز ہوا جو بعد میں مثبت رجحان میں تبدیل ہو گیا. پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 76 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41,226 پر آ گیا. گزشتہ روز 100 انڈیکس 41,150 پوائنٹس پر بند ہوا تھا.
लाहौर में थाना चूंग की हदूद में अगवा बराए तावान का वाकया। डॉक्टर तवीन हुसैन 65 साल बीमार वालिद को लाहौर से अगवा करके गोटकी मुंतकिल किया गया। अगवाकारों ने मुख्वी की रिहाई के लिए 5 करोड़ बतौर तावान का मुतालबा किया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में थाना चूंग की हदूद में ठोकर के नज़दीक जो है अगवा बाय तावान का जो है वो वाकया पेश आया है। बुजुर्ग शहरी 65 साल बुजुर्ग शहरी जो है उन्हें अगवा कर लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद है जिनके वालिद साहब अगवा हुए हैं। सर, ये किस तरह से अगवा किया गया और कौन से थाने में FIR का दर्ज करवाया गया है और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे वालिद साहब खुशाब से मुझे मिलने के लिए आए हुए थे। मैं यहाँ पे लाहौर में पार्क व्यू सोसाइटी ठोकर न्याज बेग में मुकीम हूँ। तो मैं उनको खुशाब वापस जाने के लिए 28 जनवरी की शाम को 6:30 बजे उनको ठोकर पुल के पास उतारता हूँ, जिसके बाद वो लापता हो जाते हैं। और मैं उनको पहले तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको ढूंढूं। मुझे लगा कि शायद वो बीमार हैं, हो सकता है उनका मोबाइल ऑफ हो गया हो, चोरी हो गया हो या कोई इस तरह का मामला हो गया हो। जब मुझे कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आई, मैंने पुलिस को भी अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, इस तरह का मामला लाहौर में पॉसिबल नहीं है, आप उनको खुद से ढूंढें, वो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगे। तो फिर मैंने उनका डाटा खुद से निकलवाया मोबाइल रिकॉर्ड का, तो तब मुझे पता चला और वो मैं डाटा के साथ पुलिस के पास एविडेंस के साथ गया। और मुझे तब तक एक रैंसम की कॉल भी आ चुकी थी जिसमें एक भारी तवान का मुतालबा कर रहे थे अगवाकार। तो उसके बाद मेरी FIR जो है वो थाना चुंग में दर्ज हुई। कितना तावान मांग रहे थे वो और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? DSP साहब का क्या मौक़िफ़ है? SP साहब का, DIG साहब का क्या मौक़िफ़? देखें सर, FIR के बाद मैं फिर भी इंतज़ार करता रहा। मैंने कोई इस तरीके के लीगल या कोई मीडिया पे नहीं आया, मैं खामोश रहा क्योंकि मेरे वालिद का मामला था। मुझे डर भी था कि मैं इस तरह से अपने सामने आऊँगा तो उनको कुछ कर दिया जाएगा। तो मैं काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करता रहा। जब कुछ नहीं बना तो मैं ख़ुद पेश हो गया SP इन्वेस्टिगेशन के पास और उनको सारा मामला बताया। उन्होंने फिर एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद भी मैं वेट करता रहा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने मीडिया पे न्यूज़ दी। न्यूज़ चलने के बाद CCPO साहब ने एक 5 मिनट की मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद उन्होंने खुद कह दिया कि सर वो ये जो इलाका है ये कच्चे का एरिया है, जनूबी पंजाब के एंड वाले ज़िला हैं और सिंध का कोई बॉर्डर है, तो यहाँ पे हमारी कानून की बालादस्ती नहीं है, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। आप दुआ करें, या तो आपका मामला अल्लाह ताला के थ्रू और दुआओं के थ्रू हल हो सकता है या फिर कोई तवान की अमाउंट को जो है वो अरेंज करें। आप पाकिस्तान में रहते हैं, पंजाब की हदूद है, लाहौर है, सूबाई दारुल खिलाफा है, तो उसमें इस तरह का वाकया पेश हो रहा है। पुलिस की जानिब से, किसी भी इदारे की जानिब से कोई ताउन किया गया हो, अब तक कोई पेशरफ्त हुई हो? सर, एक FIR दर्ज हुई है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, अगवा बराए तवान की नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ 365 का वो कर दी है। उसके बाद वो डेली प्रोग्रेस मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कितने अमाउंट अरेंज की और उनसे आप लोगों की कोई बातचीत हुई है, क्या हुई है। इसके अलावा वहाँ से कोई किसी किस्म की प्रोग्रेस या इस पुलिस ने वहाँ के रहीम यार खान की पुलिस से या वहाँ के कच्चे के इलाके की पुलिस से कोई ताउन किया है, तो बिल्कुल नहीं, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। नहीं। लास्ट में कोई मैसेज दे दें कि तमाम इदारों को, तमाम महकमों को? सर, जब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो ये पूरा लाहौर, पूरा पंजाब, ये सैकड़ों शहरी वहाँ पे लोग जिनमें कम उम्र बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वहाँ पे फंसे हुए हैं और उनसे अगवा करके उनसे तवान का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये पूरे एक प्रोविंस का मामला है। तो मैं अपील करता हूँ हुकाम बाला से, CM पंजाब से, IG पंजाब से और इसके अलावा DG ISPR सबसे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और रेंजर से, क्योंकि पुलिस ने जब हाथ खड़े कर दिए हैं तो हमारी उम्मीद, तो फिर ज़ाहिर बात है हर मामले में हमारी उम्मीद पाक फौज नज़र आती है। तो मैं अपने इंटेलिजेंस के इदारों से मदद की अपील करता हूँ। जी बिल्कुल, तमाम महकमों से, इदारों से, फौज से, ISPR से और तमाम एजेंसी से जो है मदद की अपील कर रहे हैं। और ये डॉक्टर साहब के जज्बात है जो काफ़ी दिनों से जो है दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और वो यही जानते हैं क्या कैफियत है। जब खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ DDHO डॉक्टर फराज के हमरा काहना इंडस अस्पताल का दौरा। इंडस अस्पताल मयारी और बाआसानी सेहत सहूलियात फराहम कर रहे हैं। प्रोफेसर फयाजुल हसन ने क्या कहा, तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ ने DDHO नशर टाउन फराज रशीद के हमरा काना इंडस अस्पताल के दौरे पर पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल की मुख्तलिफ वार्ड, एमरजेंसी और स्टोर्स का दौरा किया। साहिबजादा यूसुफ ने वार्ड में दाखिल मरीजों से तिब्बी निगहदाश्त वज़ियात के बारे में खुसूसी तौर पर इस्तफसार किया। MSMA काना अस्पताल पर फैजल हसन ने वफद को मुकम्मल ब्रीफ किया। बाद वफद ने प्रोफेसर फैजुल हसन को अवाम नास में बेहतरीन सहूलियात बआसानी फराहम करने पर शाबाश दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल में मरीजों को अद्वियात की दस्तयाबी व फराहमी के रिकॉर्ड को चेक किया। उन्होंने खसूसी तौर पर टेस्टिंग लैब का दौरा भी किया और टेस्टों की तफसीलात मालूम की। उन्होंने इस्तकबालिया काउंटर पर मरीजों के रिकॉर्ड व रजिस्ट्रेशन को भी चेक किया। साहिबजादा यूसुफ का कहना था कि लाहौर में इंडस अस्पताल की बाबत बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम पड़ता है। इंडस अस्पताल मयारी और बआसानी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक हाजिर होना खुश आइंदा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी वजीर और चेयरपर्सन BISP शाजिया मरी के इस्लामाबाद में शाम के सफारत खाने आमद। शाम में अलमनाक कुदरती आफत पर गहरे रंज व गम का इजहार। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि इस अलमनाक आफत की खबर ने दिल दोहला दिया। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम अपने शामी बहन भाइयों की शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने ज़लज़ले में होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। ज़लज़ले में जाँ बहक होने वाले के बुलंद दर्जात की दुआ की गई। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की गई। इस मौका पर इन्होंने याददाश्ती किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि वफाकी वजीर और चेयरपर्सन BISP शाजिया मरी के इस्लामाबाद में शाम के सफारत खाने आमद। शाम में अलमनाक कुदरती आफत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि इस अलमनाक आफत की खबर ने दिल को दहला दिया। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम अपने शामी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी जमहूरिया एथोपिया के सफीर HE जमाल अब्दुल्ला की मिनिस्टर्स ब्लॉक लाहौर आमद। वफाकी जमहूरिया एथोपिया के सफीर HE जमाल बेकर अब्दुल्ला ने मिनिस्टर्स ब्लॉक में सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर से मुलाकात की। एथोपियन सफीर जमाल अब्दुल्ला ने बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर को बताया कि पाकिस्तानी ताजर दो असासी चावल, टेक्सटाइल, तामीराती और सेहत की देखभाल से मुतल्लिक सामान एथोपिया की मार्केट में फरोख्त कर सकते हैं। सूबाई वजीर औकाफ सैयद असफर अली नासिर ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत को फरोग देने में गहरी दिलचस्पी लेने पर जमाल अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी जमहूरिया एथोपिया के सफीर HE जमाल अब्दुल्ला की मिनिस्टर ब्लॉक लाहौर आमद। वफाकी जमहूरिया एथोपिया के सफीर HE जमाल बेकर अब्दुल्ला ने मिनिस्टर ब्लॉक में सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर से मुलाकात की। एथोपियन सफीर जमाल अब्दुल्ला ने बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर को बताया कि पाकिस्तानी ताजिर और साजी चावल, टेक्सटाइल, तमीराती और सेहत की देखभाल से मुताल्लिक सामान एथोपिया की मार्केट में फरोख्त कर सकते हैं। सूबाई वजीर औकाफ सईद असफर अली नासिर ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत को फरोग देने में गहरी दिलचस्पी लेने पर जमाल अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। अब बात करते हैं महंगाई की। तो पूरे मुल्क की तरह उमरकोट और समारोह में भी महंगाई का जिन बेकाबू, गरीबों के लिए दो वक्त का चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो गया। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर M लाल वाघानी की इस रिपोर्ट पे।
इलाकों में महंगाई में कमी ना आ सकी। तहसील इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। मुनाफाखोर माफिया की मनमानियां, गरीब और दिहाड़ीदार तबके को परेशानियों का सामना। आटा, दूध, मुर्गी, सब्जी और गोश्त समेत एशिया खौर नौशन की कीमतों में बेताशा की इजाफा। शहरियों की कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर उमरकोट, असिस्टेंट कमिश्नर समारोह और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया और मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने अमल लाने का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा के बाद शहरियों और इर्द गिर्द के एशिया में खुर्द नोशी की कीमतों में आसमान से बातें करने लगी और उन्होंने कहा कि मुर्गी का गोश्त 500 से 550 किलो और फरोख्त हो रहा है, दूध 130 से और मछली 600, बकरे का गोश्त 1700 रुपए फी किलो, जबकि बड़े गोश्त का 750 रुपए फी किलो हो रहा है। तमाम सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और आटा 10 किलो को 1400 से भी ऊपर में फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों की जानिब से इश्या और कीमतों में मनमानी मर्जी के वसूल की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तहसील इंतजामिया प्राइस कंट्रोल महंगाई को कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम नजर आ रही है और किसी भी दुकानदार पर कोई लिस्ट नजर नहीं आती। शहरियों ने तहसील इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समारोह और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया कि मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और दूध, गोश्त, मुर्गी, मछली, सब्जी और दीगर खुर्द नशी की कीमतों में कंट्रोल किया जाए और लिस्ट आवाज। मारूफ सहाफ़ी और उम्मीदवार MP हल्का PP 145 अलियास अहमद राना ने काला खताई रोड पर मसरूफ तरीन दिन गुजारा। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। मुमताज सहाफ़ी एंकर और हल्का PP 145 में उम्मीदवार MPA इलियास अहमद राना ने आज हल्का में मसरूफ तरीन दिन गुजारा, अवाम से घुल मिल गया। इस मौका पर इलियास अहमद राना ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, मेरा नाम इलियास अहमद राना है जी। मेरा हल्का PP 145 PML काफ की तरफ से। देखें, इस वक्त जो मौजूदा मुल्क के हालात हैं जी, इंशाअल्लाह ताला इसमें चौधरी परवेज़ लाई साहब ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। उनको जितना भी टाइम मिला है CM शिप के लिए मिसाली काम किए उन्होंने। हिस्ट्री गवाह है कि इस मुल्क में अगर ये कहा जाए कि आप कोई आंखें बंद करके बताएं कि जो रिश्वत से पाक इदारा कौन है, तो अपने दिल और दिमाग को एक करके आपकी आवाज आएगी कि वो है 1112। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट इदारे उन्होंने बनाए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से अभी भी काम कर रहे हैं। और ये जो अब आप कह लें कि जिन उन्होंने इफ्तिताह किए हैं प्रोजेक्ट के, अब इंशाल्लाह वो भी मिसाली ही है। पूरा यूं कह लें कि शादरा से लेके जो हमारा मुरीद के गुजरावाला इस्लामाबाद तक, इवन के नारोवाल तक, इसमें कोई दुराही बात नहीं है कि अगर फैसलाबाद की तरफ भी निकल जाएं तो इनका एक ही रास्ता है, वो शादरा एक मेन जंक्शन बनता था। तो लोग डरते थे इधर को आने के लिए। इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए हैं ये आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि मेरी आवाम को, मेरे पाकिस्तान की आवाम को, इवन के स्पेशली खासकर मेरा हल्का PP 145 को, ये इंशाल्लाह इनके बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। और रही बात इस वक्त मौजूदा हालात की, मौजूदा हालात में आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये मुल्क की जो माशी हालात हैं ये भी ठीक होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क मेरा तरक्की करेगा। मेरा ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। इंशाअल्लाह ताला इसको कुछ नहीं होना, आप बिल्कुल नहीं फिक्र करें। ये जो चहमगोइयां लोग कर रहे हैं ये दुश्मन करते होते हैं। मेरा मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर डनीला गानीच ने कहा है कि इमरान हुकूमत को हटाने में बहुत से अवामिल कार फरमा थे। रूसी सफीर ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने की बुनियादी वजह दाखिली तब्दीलियां थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका जब किसी से गैर मुतमईन होता है तो वो इसके लिए मसाइल पैदा करता है। इमरान खान के मामले में ये एक अहम फैक्टर जरूर था मगर कलीदी नहीं। रूसी सफीर का मजीद कहना था कि इमरान खान को संजीदा नोयत के अंदरूनी मसाइल का सामना ना होता तो वो साजिश के बावजूद वजीर आजम रह सकते थे।
اس خبر سے آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ پاکستان میں تعینات روسی سفیر ڈنیلا گانیچ نے کہا ہے کہ عمران حکومت کو ہٹانے میں بہت سے عوامل کار فرما تھے۔ روسی سفیر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی بنیادی وجہ داخلی تبدیلیاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جب کسی سے غیر مطمئن ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ عمران خان کے معاملے میں یہ ایک اہم فیکٹر ضرور تھا مگر کلیدی نہیں تھا۔ جی بالکل، آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ پاکستان میں تعینات روسی سفیر ڈنیلا گانیچ نے کہا ہے کہ عمران حکومت کو ہٹانے میں بہت سے عوامل کار فرما تھے۔ روسی سفیر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی بنیادی وجہ داخلی تبدیلیاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جب کسی سے غیر مطمئن ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ عمران خان کے معاملے میں ایک اہم فیکٹر ضرور تھا مگر کلیدی نہیں۔ روسی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو سنجیدہ نوعیت کے اندرونی مسائل کا سامنا نہ ہوتا تو وہ سازش کے باوجود وزیر اعظم رہ سکتے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ میں سمندری طوفان گیبریل کی شدت کم ہونے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام کے مطابق بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث مختلف حادثات میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق 1.5 لاکھ افراد کو بجلی کی فراہمی اب تک منقطع ہے۔ رپورٹس کے مطابق زیریاب علاقوں میں گھروں کی چھت پر موجودہ طور پر 300 افراد کو فوجی ہیلی کاپٹروں نے ریسکیو کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سیلابی صورتحال کے باعث 10,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ جی بالکل، آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ نیوزی لینڈ میں سمندری طوفان کی شدت کم ہونے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام کے مطابق بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث مختلف حادثات میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق 1.5 لاکھ افراد کو بجلی کی فراہمی اب بھی منقطع۔ رپورٹس کے مطابق زیریاب علاقوں میں گھروں کی چھت پر موجود 300 افراد کو فوجی ہیلی کاپٹروں نے ریسکیو کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سیلابی صورتحال کے باعث 10,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ کی ٹیم ملتان سلطان کے فاسٹ بولر شاہ نواز دہانی انگلی میں فریکچر کی وجہ سے پی ایس ایل سے باہر ہو گئے، جس کے بعد محمد الیاس کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ نوجوان فاسٹ بولر محمد الیاس اس سے قبل بھی ملتان سلطان کا حصہ رہ چکے ہیں۔ 24 سالہ فاسٹ بولر نے اب تک 51 T20 میچز میں 58 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔